बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बलोचिस्तान के मामले पर कोयटा में ग्रैंड जिरगा हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल समेत दीगर आला हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में बलोच अमायदीन को खराबियों की निशानदही करने और हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत भी दी है। जबकि वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले माली साल में 1000 अरब के तरक्याती प्रोग्राम में बलोचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा और ये फंड शफाफियत के साथ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कोयटा में आज ग्रैंड जिरगा हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल के लिए बलोच अमायदीन को मुज़ाकरात की दावत दी और कहा है कि बलोचिस्तान के जो फंड हैं उनको शफाफियत के साथ खर्च किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, जिसमें 2-3 इश्यूज हैं जो बलूचिस्तान में डिस्कस हुए हैं आज। जिसमें पहली बात तो ये कि जिरगा देखें, हर माशरे का, हर जो सोसाइटी है उनका एक अपना तरीका है। जिरगा, ग्रैंड जिरगा, लोए जिरगा, ये सारे तरीके पंचायती तक, तो उसी हिसाब से मामला तय होते हैं और साथ ही मुतबादिल अदालतें भी काम कर रही होती हैं। लेकिन बलूचिस्तान में ये जो दहशत गर्दी है जो कल भी हुई और अब भी ये ख़त्म हो जाएगी। ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी और ये मारे जाएंगे। जो प्रॉक्सीज जिनकी भी थी, वो जो इनके हैंडलर थे वो भी मारे जाएंगे और ये भी मारे जाएंगे। ये नो मोर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर आप बगौर देखें इस वक्त तमाम दुनिया को, तो आपको ग्रेजुअली जो पॉलिटिक्स है वो एक तरफ होती नज़र आ रही है। आपको सियासतदान जो हैं वो एक तरफ होते नज़र आ रहे हैं और एक्सपर्ट्स आगे होते नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया में। यानी मिसाल के तौर पे, यानी और ये शायद पूरा जो सिस्टम है ये आने वाले चंद महीनों में, सालों में पाकिस्तान में भी इस बात का इदराक होगा कि हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। यानी मिसाल के तौर पे सेहत का शोबा है तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसमें ऐसे लोग चाहिए जो नारे मार रहे हो अस्पतालों के अंदर खड़े होके, या हमें हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि आगे तो एआई का दौर आ रहा है और टेक आ रही है और सारे सिलसिले हैं, तो अस्पतालों में बाकी जो साइंस है ना, इसी तरह से बैंकिंग, फिनटेक में, इसी तरह जो है वो हर शोबे में। आप इवन डिप्लोमेसी में देख लें तो डिप्लोमेसी वो बाबुओं वाली डिप्लोमेसी नहीं है। ये शशि थरूर जो इनका जो रगड़ा लगा है बाकी सारे लोगों का, वो इसीलिए लगा है कि ये अभी तक वो, जिसको मैं कहता हूँ ना 1985 का निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, ये दम तोड़ चुका है आहिस्ता आहिस्ता, ये तोड़ रहा है। मतलब है कि वही पॉलिटिकल पार्टियाँ, वही लोग, वो इधर से उस पार्टी में चले गए, फिर उधर से उधर चले गए। अच्छा जी कितना फंड लगेगा, मतलब जी 54 रुकनी काबीना आइन कहता है तो नहीं 70 रुकनी की इजाज़त देता है, तो अच्छा ये होता है तो वो होता है। आपको एक्सपर्ट्स चाहिए आपको। अच्छा, एक्सपर्ट जो है वो पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट जो हैं वो देखें ना, IMF के साथ बात हो रही है तो इसमें आप देखें तो औरंगजेब साहब जो है ये मतलब एक्सपर्ट हैं। अच्छा, एक्सपर्ट्स को हम बदनाम भी कर देते हैं टेक्नोक्रेट कह के, और ये नहीं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, अपने काम में माहिरीन है। अब ये जो क्रिप्टो का मामला जिस रुख पे भी जाता है, अभी तो बहस उस पर हो रही है सारा, लेकिन एक आपको उस पर ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, बिटकॉइन क्या है, इथेरियम का बिटकॉइन से क्या फ़र्क है, Web3 क्या होती है, ये बैंकिंग में कैसे होता है, बाकी जगहों पे क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन, तो आपके एक्सपर्ट्स चाहिए। मुल्क चलाने के लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए। अच्छा, अवामी राब्ते से अभी तो हम देख रहे हैं ना कि एक मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे आपको एक्सपर्ट्स नज़र आ रहे हैं। जो ये जो हमारी जो जंग जीती है, ये नारों पे तो नहीं, नारे तो एक होते हैं कि जो जज्बा आपके अंदर पैदा करते हैं ईमान का, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है ना, जो कि ये जो नई डायमेंशंस आ रही हैं वॉर की, उसमें उन्होंने काम दिखाया है ना। टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी और साथ जज्बा भी, और अल्लाह ताला की रहमत भी, जो मैं हमेशा कहता हूँ। खाली मशीनों से काम भी नहीं चलता, अल्लाह ताला की बरकत होनी ज़रूरी है। लेकिन ग्रेजुअली वो जो नारेबाजी है ना, ये आपने इंडिया में, जो इंडिया की जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी शिकस्त की वजूहात पे अगर आप गौर करेंगे ना,
तो ये देखें कि वो आरएसएस को उन्होंने अपने अदारों में घुसा दिया। मतलब एक टीवी चैनल अदानी का है, दूसरा अंबानी का है, तीसरा उसके भतीजे का है, पांचवा, तो वो बात ही ख़त्म हो गई कि आपने आगे से बहस व मुबाहिसा कैसे करना है। अच्छा, और उसके बाद जी उनके आर्मी चीफ जो हैं वो एक मंदिर में घूम रहे हैं, पता नहीं तस्वीर आई थी कल परसों, एक मंदिर में घूम रहे हैं और एक वहाँ पे पंडित को के गिर्द, वो अजीब व गरीब सी एक तस्वीर थी। तो वो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उनके क्या उन्होंने हाल कर दिया अपना। ये हिंदू मत की बात नहीं हो रही, ये आरएसएस की बात हो रही है। हिंदू मत तो एक मजहब है और उसकी तो हम बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी मत नहीं, मैं बात आपसे सिर्फ कर रहा हूँ कि जब आप सियासत को घुसा देते हैं ना हर जगह, राजनीति को, ठीक है, ये मेरा वोट बैंक है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा ये बंदा है, ये इसका बंदा, उसका बंदा, इसको, तो वो मुल्क कभी आगे नहीं जाता। आपको ज़रूरत है बैंकिंग में, आप चले जाएं तो आपको फिनटेक में आगे दुनिया किस करेंसी पे जा रही है, डॉलर से, ये वर्ल्ड बैंक आगे रहता है नहीं रहता, ब्रिक्स किस सूरत में जाता है, कैसे। अच्छा, डिप्लोमेसी में भी वो टिपिकल बाबुओं वाली डिप्लोमेसी नहीं है, उसके साथ आपको मिलिट्री डिप्लोमेसी की भी ज़रूरत है। मिलिट्री डिप्लोमेसी भी तो है ना। जब आप कहते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हुकूमतें कोई भी आए जाएँ, ये मुल्क हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, या ये कहें कि जी ये मुल्क नेटो का हिस्सा है, तो वहाँ हुकूमतें आती जाती बनती, नेटो का वो इत्तेहाद, मुल्क आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, सालों में, जो अपने अपने शोबों के एक्सपर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो जेन जी है, वो एक्सपर्ट्स की सूरत सामने आएगी और एक्सपर्ट्स जो होंगे वो सरवाइव करेंगे। अच्छा, एक्सपर्ट्स का मतलब ये है कि ये नहीं है कि वो सिर्फ साइंस के एक्सपर्ट्स हो, वो खाना पकाने वाला भी एक्सपर्ट हो सकता है, वो एक तनूर पे काम करने वाला भी एक्सपर्ट हो सकता है, एक मजदूर भी एक्सपर्ट हो सकता है, एक दर्जी, एक जो है वो जो होटलिंग में है, वो मतलब हर शोबे में एक्सपर्ट। सियासत को आप साइड पे कर दें और सियासतदानों, मैं कोई सियासतदानों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन आप जरा देखें ना, कतर में जाएं, अबू धाबी में जाएं, सऊदी अरेबिया में जाएं, आप चाइना में जाएं, हांगकॉन्ग में जाएं, कई मुल्कों में सियासत है लेकिन एक्सपर्ट्स हैं, और एक्सपर्ट्स के साथ सियासत भी हो रही है, एक्सपर्ट्स भी हो रहे हैं, वो भी हमारे सामने कामयाबी के बड़े मॉडल्स हैं। लेकिन ग्रेजुअली जो सियासी नारे हैं ना, खोखले नारे, इधर से बंदा उठ के इधर चला गया, इधर से उठ के इधर चला गया, इधर से उठ के यार वो इतने नंबर पूरे करने हैं, मतलब ये चिक 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 में रियासतें जो है ना वो अजीब व गरीब किस्म के इश्यूज़ का शिकार दुनिया में हो गई हैं। आगे जाके शायद हमें, आइन तो हमारा इस वक्त कहीं मुअत्तल है ना, तो इस मुअत्तली में से ही कोई मुअत्तल है या सर पैर नहीं है या क्या है, जो भी बहसें 26-27, तो इसको छोड़ दें आप साइड पे, ये चलती रहेंगी। इसमें से जब निकलेंगे ना, इसमें जो चीज़ निकल के आ गई है ना सामने ऑलरेडी, वो ये है कि आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। मतलब IMF से किसने बात करनी है, फिनटेक का किसको पता है, ठीक है, वाटर के ऊपर कौन, डैम्स का इशू है, कौन बात करेगा उस पर। अच्छा, ये जो थड़े मोहल्ले के अंदर इश्यूज हैं, पुलिस ऑफिसर्स एक्सपर्ट्स हैं ना, बेहतर से बेहतर आपको, जो सियासत से अलग हों, जो अपने अपने शोबों में ज़बरदस्त हों, इसी तरह से आपके जुडिशल सिस्टम। अच्छा, ये एक्सपर्ट्स के आने से एक और फ़ायदा होता है, कहते हैं ना एक उसमें यह कि डू वी नीड गुड पॉलिटिशियंस तो नहीं पता, और वी नीड गुड मैनेजर्स टू फिक्स द कंट्री, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें अकाउंटेबिलिटी फिर होती है कि यार मैंने एक एक्सपर्ट को रखा था इस जगह, और एक्सपर्ट चूंकि काम नहीं कर रहा ना, तो अब उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, यार इसको फारिग करो, यार इसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है बिटकॉइन और इथेरियम में क्या फ़र्क है, यार ये दोनों को मिला देता है, दोनों क्रिप्टो हैं, दोनों का फ़र्क है, इसको पता ही नहीं वेब3 के साथ ताल्लुक है एक का, तो वो आपने उसको फारिग कर दिया। लेकिन अगर वो आपका पॉलिटिकल एक चंपू है, तो आपने उसको बिठाया हुआ है कि यार इसको नहीं हिलाना है, जैसा भी है ना, मैं छोड़ दो यार, इसके एक फाइल आ जाए, बस एक्टिव को काम करते रहें। तो ग्रेजुअली जो है ना, इस पूरे सिनेरियो में आप देखें कि एक तो ये चीज़ सामने आ रही है कि एक्सपर्ट्स आगे निकल गए। ये जो जंग है, ये जो मार के हक में फतह हुई है, एक्सपर्ट्स थे ना, अल्लाह ताला की मदद, एक्सपर्ट्स हैं कुछ, और उसमें एक नारा है, एक नारा तकबीर है, और एक जज्बा है, लेकिन एक्सपर्ट्स हैं। अब इसी को आप जनाब एक बना दें
गड़बड़ घोटाला करके इसमें सियासत डाल दें तो वो हाल होगा जो इंडिया में हुआ है, जो इंडिया में मोदी जी ने किया है फौज का, तो वो ही हाल होगा। और उसमें से अचानक जो है वो एक कोई बंदा जो जाहिर है कि मैं आज उनकी सुन रहा था बात, उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तो उन्होंने ये शंग्रीला डायलॉग वहीं पर ही मौजूद थे, वहाँ पर ब्लूमबर्ग को उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि भाई ये न पूछें कि कितने जहाज़ गिरे हैं, बस कैसे गिरे हैं, ये इस पर उसके बाद क्या हुआ, आगे पीछे करके उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जहाज़ गिरे हैं। और कल जो है वो उनके जो वाइस एयर चीफ या एयर चीफ कह गए थे बात कि सौदे करते हैं और पूरे नहीं करते, तो वो भी चोट लगा गए थे इस पे अपनी सियासत के ऊपर क्या। और ये सारी सियासत ही हो रही है ना कि वहाँ पे जनाब असल इशू ये है कि अच्छा यहाँ पर आप ये देखें कि पाकिस्तान की बात हो रही है, यहाँ इस वक्त इस सिनेरियो में कोई मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी उसकी बात करता है तो उसको खामोशी से दबा दिया जाता है। ये पाकिस्तान की बात हो रही है इस वक्त, ऐसे ही हो रहा है ना, पाकिस्तान की बात हो रही है। वहाँ वो लगे हुए बीजेपी कांग्रेस फलाना, ये आगे पीछे उसके दौर में ये हुआ ये हुआ। तो उसके चक्कर में जो है ना एक जो बड़ी वजह है भारत के अचानक पीछे जाने की, वो ये है कि वो हर जगह सियासत लेकर आ गए, और सियासत भी नफरत की सियासत, यानी उसमें उन्होंने चेहरा ही बिगाड़ दिया सारी अदालतों का। तो यहाँ पर ये पूरी दुनिया में अब ऐसे, अच्छा मैं उसकी वजह एक तो मैंने बताई कि आप नोट करें कि ये इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम कह रहे हैं ना सारा पाकिस्तान एक हो गया, तो जब कह रहे हैं सारा पाकिस्तान एक हो गया और खड़ा हो गया एक नुक्ते पे, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स साइड पे चलेगी अक्रॉस द पॉलिटिकल। आपकी जो तकसीम होती है ये तकसीम का सबब बनते हैं ना, ये करो वो करो फलां करो। मतलब इस्लामी पार्टियाँ कितनी हैं भाई, कितनी एक इस्लाम है, इस्लामी पार्टियाँ हमारे यहाँ बहुत सारी हैं। तो बेसिकली तो वो मसालिक है ना जिनके ऊपर ये हैं। मैं कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो मतलब हम एक कब होते हैं, हम एक होते हैं एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, या एक होते हैं उस वक्त जब हमें कोई चैलेंज का सामना होता है। तो कौम तो होती ही चैलेंजेस है ना, कौम के सामने तो सुबह शाम चैलेंजेस होते हैं। तो उन चैलेंजेस के दौरान अगर हम एक हो जाते हैं, मुझे याद है 2005 में ज़लज़ला आया था, पूरी कौम एक हो गई थी। तो ये भी जंग हुई तो फिर एक हो गए, जंग का मामला पिछड़ता है फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कोई उससे पता ही चलता है कि हमें एक होने के लिए ज़रूरी है कि हम बहुत से इश्यूज़ को, पॉलिटिक्स को, जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उससे अलग करें और कुछ ऐसा सिलसिला करें आगे जाके कि पॉलिटिकल पार्टियां भी रहें। लेकिन ये देखें ना पार्लियामेंट के अंदर जो इसका कॉन्सेप्ट है सेनेट का, तो उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं। तो क्या वो आते हैं? वो तो टिकट बिकते हैं, वो तो खरीदो फरोख्त होती है। तो मेरा ख्याल है कि पूरा जो सिस्टम है ना ये रिवैम्प होगा। इसी में मैं अपने केस को और बिल्ड करता हूँ। आप ये नोट करें कि जो चाइना में कल बना है, जो अनाउंस हुए 33 मुल्क जमा हो गए, हेग और ICC और ICJ के मुतबादिल, हांगकॉन्ग में इफ्तिताह हो गया। और वो क्या है, वो मीडिएशन का रोल प्ले करेगा चाइना। अब पाकिस्तान ये अपना पानी का इशू वर्ल्ड बैंक के साथ साथ वहां लेके चला जाता है। वो किसी काम के लिए बना है ना, वो बना है कि 85 मुल्क मौजूद थे वहां पे, 33 में फौरन से इनकी पाकिस्तान उन्होंने पहले था, इंडोनेशिया भी, बड़े ममालिक। अब मुझे ये बताएं कि ये अगर पाकिस्तान अपना इशू और उसका नाम भी मीडिएट करेगा चाइना बीच में, अब वो चाइना के पास चले जाएं मुल्क सारे, ये तादाद और बढ़ती जाएगी। 142 मुल्क हैं, 142 या 145 बेल्ट एंड रोड के अंदर, और दुनिया इस सिस्टम से बेजार है। ये आपने यूरोप का हाल देखा है, क्या गुद बनी हुई यूरोप की। हर सड़क के ऊपर आपको खेमे और सियासत और दाएं बाजू और बाएं बाजू और राइट ऑफ द सेंटर और एक फार राइट ऑफ द सेंटर और लेफ्ट ऑफ द सेंटर, कोई सर पैर है ही नहीं नारेबाजी के अलावा। अच्छा, तो अब इशू ये है सारा, तो ये अब इसमें आपको पॉलिटिक्स और एक्सपर्ट्स को अलग करके कैसे चलाना है आगे, लेकिन ये इस तरह से चले कि मुल्क एक रहे। मुल्क के अंदर तकसीम दर तकसीम, और जो मेरी एक ही पार्टी और एक ही सीट है, ये हमारे इंतहा मोहतरम दोस्त कहते रहे, मैं काबीना में होता हूँ, ये कोई तुक नहीं है ना। और किसी के पीछे जो है उसकी किसी की जो है वो 50,000 सीटें हैं वो है ही नहीं, और किसी एक सीट है वो है, और अचानक तो मतलब ये पार्टियों के बस आखिरी जो है ना, ये जो सियासी मंजरनामा है ये अपना दम तोड़ रहा है ग्रेजुअली।
ये दम तोड़ रहा है, क्योंकि ये मुल्क को आगे बढ़ाने का सबब नहीं बनता, ये मुल्क को इसमें तकसीम होती है माशरे के अंदर जी। और आगे आप उस वक्त बढ़ते हैं जब आपके सामने चैलेंज होता है, जब आप कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान फर्स्ट, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान की बात पहले करो भाई, इस वक्त पाकिस्तान, आप आगे बढ़ जाते हैं। जहां पर आप फिर उससे निकलते हैं, फिर आपकी आपस में नोकझोंक शुरू हो जाती है और तरक्की रुक जाती है और इंतहाई नाअहल लोग आके बैठ जाते हैं उन शोबों में जिनका ताल्लुक ही नहीं होता, जो इंडिया में हुआ है, ठीक है। और करप्शन होती है और अकाउंटेबिलिटी उस वक्त होती है जो एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं, ये जितने हमारी एलीट है, ये दुनिया भर की एलीट है, अपने ये कारोबार जो कर रहे होते हैं, तो उसमें ये एक्सपर्ट्स को लाते हैं ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मैनेजर कौन है भाई वहाँ का, उससे पूछो, उससे हिसाब किताब लो। लेकिन मुल्क चलाने के लिए कोई हिसाब किताब नहीं होता, मुल्क चलाने के लिए वो मतलब लुटो तो फुटो। तो बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी भी वही होती है जो एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट से पूछते हैं आप कि भाई ये चीज़ तुमने बनानी थी, क्यों नहीं बनाई। अब जनाब शंग्रीला के अंदर जहाँ पर ये चेयरमैन जॉइंट हमारे साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने कल बात की और उन्होंने बात ये की कि भाई ये है कि ये एक्सलेशन की तरफ मामला जाएगा, क्योंकि ये अभी सीजफायर नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी मुनासिब बात की। अब ये जो थी इसमें ये एक तो हमने इनकी बात को सुना, उसके साथ जो इंडिया के साहब आए हुए थे उन्होंने तो बात ही उल्टी कर दी कि वो जी उलट पुलट कर दी कि जी जहाज़ गिरे थे, कैसे गिरे थे, हमसे ये पूछना चाहिए। उसके बाद भी तो हमने कुछ किया था क्या। मोदी जी कह रहे हैं सीजफायर नहीं हुआ। सीजफायर नहीं हुआ ना, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अभी तक सीजफायर नहीं हुआ, एक पॉज है। वो कहते हैं कि पॉज है, पॉज का मतलब ये होता है कि पॉज का बटन दबा हुआ है, सीजफायर नहीं हुआ। सीजफायर तो प्रॉपर सीजफायर होता है ना, ये कहते हैं पॉज का बटन दबा हुआ है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है शंग्रीला में, इसमें 2-3 बातें बड़ी आम हुई हैं। इसमें सबसे बड़ी आम बात जो स्पीच है वो अगर आप पूरी सुने, वो 35-40 मिनट की पूरी स्पीच है और वो सेक्रेटरी डिफेंस पेटे हेग्सेट जो है उन्होंने सिंगापुर में वो स्पीच की है। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो वहाँ पे नहीं थे और वो उनको वहाँ पर उनकी कमी महसूस हुई सिंगापुर में और वो वहाँ पे नहीं थे और उन्होंने अवॉइड किया पैटी हेग्सेट के सामने आना, क्योंकि पैटी हेग्सेट एक तो चाइना हॉक हैं थोड़े से, फॉक्स न्यूज़ पे थे ये पहले, ठीक है ना, तो मतलब इनका, लेकिन बहरहाल बड़े और फौज में भी रहे हैं, फॉक्स न्यूज़ में समझते हैं, बड़ा तरीके से अपना मैसेज कन्वे करते हैं। उन्होंने खुल के बात की और इन्होंने कहा उसमें कि मैं विदाउट शुगर कोटिंग बात कर रहा हूँ। ये उनकी स्पीच के अंदर ये अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि हमने, चाइना हमारा दुश्मन है, ठीक है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कम्युनिस्ट चाइना का। उन्होंने कहा कम्युनिस्ट चाइना जो है वो हमारा दुश्मन है, हमारा चैलेंज है। लेकिन जो सबसे इसमें उन्होंने बात की, जो 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम अपने इत्यादियों के साथ हैं, हम अपने इत्यादियों के साथ रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने कहा कि हम कोई प्रोजेक्ट्स नए शुरू कर रहे हैं और कोई वेपन्स के, वो उन्होंने बात की उसकी। लेकिन उनकी जो स्पीच है उसमें कहा अलाइज के साथ रहेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, हमारा पूरा डिफेंस हमारी, और हम वहाँ से उन जगहों से आ रहे हैं यूरोप से और बाकी जगहों से, इसलिए कि चाइना, ये हमारा, किसी का ख्याल है कि हम इंडो पैसिफिक से निकल जाएंगे, अमेरिका निकल जाएगा, तो उसकी खाम ख्याली है हम यहाँ पे रहेंगे और अपने अलाइज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये तो हो गई गुडी गुडी बात। इसका दूसरा हिस्सा जो है इनकी स्पीच का, वो और अजब है। अजब क्या है, उन्होंने कहा कि देखें यूरोप में जो हमारे इत्तेहादी हैं, हमने कितना पुश किया, कितना दबाव डाला उन पे, और वो कितने अच्छे उसमें से निकले, कितने अच्छे आए कि उन्होंने अपनी डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ा दिया। तो यहाँ जितने इत्तेहादी हैं, यहाँ जितने मुल्क हैं, उनको अपना डिफेंस का बजट बढ़ाना होगा, ठीक है, ताकि हम उनको आइंदा असला भी दे सकें, उनकी हिफाजत कर सकें, लेकिन उनको अपना डिफेंस का बजट बढ़ाना होगा। ये ज़हन में रखें कि साउथ कोरिया से प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत अरसे से कि हमने फौजी तुम्हारे पास रखे हो तो पैसे कम देते हो। अच्छा, तो इन्होंने, अच्छा, इंडिया का नाम ही नहीं लिया, इंडिया का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा ताइवान के ऊपर हमला जो है वो होगा, एमिनेंट है, 2027 तक चाइना जो है वो हमला करेगा ताइवान पे। ये उनकी स्पीच का एक दूसरी बात थी। लेकिन ये कि इत्तेहादी जो हैं वो अपना बजट बढ़ाएं, जैसे कि यूरोप में बढ़ाया गया था। जैसे यूरोप में, यानी नेटो के अंदर हमने कहा, इन्होंने कहा हुआ है ना कि 5% बढ़ाओ और ये सारा करो सिलसिला, तो यूरोप ने किया। तो यहाँ पर अब यहाँ इत्तेहादी कौन से हैं? एक साउथ कोरिया है, एक जापान है, एक जो है वो फिलिपीन है, और थाईलैंड वगैरह को मुझे नहीं पता और कौन सा। इंडिया का, इंडिया लेगा इनसे, ज़ाहिर है, वेपन्स ले, जो लेना है ले इनसे।
तो इन्होंने जो है ये बात वहाँ पे क्लियर दी पे थी। अच्छा, दूसरी जो शख्सियत इंपॉर्टेंट जिसकी स्पीच बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो इनसे पहले थी, और वो थी प्रेसिडेंट मैक्रों की। प्रेसिडेंट मैक्रों जो हैं वो इंडोनेशिया से वियतनाम पहुंचे, और वियतनाम से वो पहुंचे सिंगापुर, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। लेकिन जब वियतनाम पहुंचे तो दरमियान में वो वाकया पेश आ गया जिसमें वो जहाज से उतर रहे हैं और उनकी बेगम साहिबा उनको पता नहीं कुछ थप्पड़ मार रही हैं, जूता मार रही हैं, क्या मार रही हैं, वो जो मजाक बन गया वो वियतनाम में। तो वो बेचारे मैक्रों इधर पहुंचे हुए हैं, इंडो पैसिफिक में मैक्रों पहुंचे हुए हैं। तो जहाज जैसे ही वियतनाम में उतरा तो वो वाकया, ये जो वाकया है ये वियतनाम का है। ये जहाज वियतनाम, अच्छा वियतनाम में वो उतरे, वियतनाम के अंदर ये हो गया। बहरहाल ये अजीब जबरदस्त का मामला। उसके बाद वो सिंगापुर में पहुंचे, और प्रेसिडेंट ट्रंप से कल सवाल हुआ कि ये क्या है, आप क्या इस पर तबसरा करेंगे? तो कहते हैं इसमें तबसरा मैं यही कर सकता हूँ, दोनों बड़े अच्छे लोग हैं कि जहाज के दरवाजे देर से खोलने चाहिए। अच्छा, अब ये हुआ कि वो उन्होंने ये वियतनाम से पहुंचे सिंगापुर। सिंगापुर में जो प्रेसिडेंट मैक्रों की स्पीच है वो बड़ी इंटरेस्टिंग। प्रेसिडेंट मैक्रों ये कहते हैं कि हम यूरोप और एशिया, EU और एशिया के ममालिक के दरमियान बराह रास्त यूरोप इंगेज करना चाहता है। ये ध्यान में रखें कि फ्रांस के भी स्टेक्स रहे हैं इंडो पैसिफिक में। इंडो चाइना भी एक जगह रही है। अमेरिका के यहाँ आने से पहले इंडो चाइना था ना, और बरतानिया था, जो हम पे और बहुत दफा बात कर चुके हैं। इंडो चाइना फ्रांस के, तो फ्रांस का भी इंडो पैसिफिक एक तारीख है। जैसे वो लिवांत के इलाके में आते हैं ना मशरिक वस्ता में, इसी तरह यहाँ पर भी उनकी एक हिस्ट्री उनको याद दिलाती है कि हम भी यहाँ पे मौजूद थे। अब उनके भी छोटी कॉलोनीज वगैरह किसी किस्म की मौजूद हैं वहाँ पे, छोटे छोटे जज़ायर वगैरह। तो उन्होंने जो स्पीच की सिंगापुर में, उन्होंने कहा कि यूरोप बराह रास्त एशिया के ममालिक के साथ अपने ताल्लुका चाहता है, और साथ ही उन्होंने नाम लिए बगैर कह दिया, उन्होंने कहा ये इत्तेहाद जो है ये ऐसे इत्तेहादों का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें एक आदमी फैसला करे, ट्रम्प की तरफ इशारा था, एक आदमी फैसला करे या उसकी कोई हैसियत ही बरकरार ना रहे, वो अपने वादे पूरे, मतलब उन्होंने एक तरह से, ये पहले भी नेटो को ब्रेन डेड कह चुके हैं बहुत पहले। ट्रम्प 1.0 में भी ये नेटो को, इन्होंने उसी किस्म की स्पीच कर दी। अच्छा, उसके ऊपर जो है पैटी हेग्सेथ ने कहा कि भाई बात ये है कि यहाँ पर पैटी हेग्सेथ भी बड़े क्लियर बात करने वाले हैं ना। आपने देखा ना म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यही तो थे जिन्होंने सारी वो स्पीच की थी कि जिस स्पीच से ये और मार्को रूबियो ने तो पूरा, यानी इतने बड़े क्राउड के सामने खुली टुली बात की थी। मैंने कहा नहीं, दुनिया ये वो पप्पू टाइप पॉलिटिक्स जो है ना, ये डिप्लोमेसी ख़त्म हो रही है। स्टेट टॉक दुनिया चाहती है कि आपके सामने स्टेट टॉक, क्रिटिकल थिंकर्स हों आपके सामने जो है वो प्रॉपर डिबेट हो रही हो, स्ट्रेटेजिस्ट हों आपके सामने, एक्सपर्ट्स हों। अच्छा, अब इशू ये सारा, तो ये एक्सपर्ट है, ये कोई ऐसा पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन अपनी फील्ड में रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, ये करते रहे हैं, वो लोग आगे पीछे दाएं बाएं, और कमेंटेटर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त। तो ये सेक्रेटरी डिफेंस है, इन्होंने खुली टुली बात की, बड़ी यानी कैलकुलेटेड। आप पूरी स्पीच सुने तो किसी जगह पर आपको बिल्कुल कहा इन्होंने, मैं शुगर कोटेड बात नहीं करूँगा, सीधी बात करूँगा, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, कि सीधी बात की। अच्छा, अब इसमें जो तो एक तो ये चेंज पूरी दुनिया में आ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए ये बात, मई का जो महीना है इसमें 3-4 चीज़ें सामने आई हैं उभर के। एक तो ये है कि ये मार्का हक, और अभी ये मार्का हक का चूँकि पॉज है इसलिए एक बड़ी जंग होगी, एक बड़ी जंग बहरहाल होगी जो मेरे ख्याल से जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने भी जो बात की है, और जो बात आसिम मुनीर साहब भी कर रहे हैं और बाकी लोग भी कह रहे हैं, वो क्योंकि पॉज देखें ना, पॉज है तो आगे अभी इश्यूज तो अपनी जगह रहते हैं ना। इशू क्या था? इशू तो कश्मीर है, इशू तो सियाचिन है, इशू तो ये नया खड़ा कर दिया इन्होंने पानी वाला, इशू तो दहशतगर्दी है। फौजें बहुत, दुनिया की जो फौज है, जैसे ये आज जो मेरे ख्याल से उसमें स्टाफ कॉलेज में भी गए थे शहबाज शरीफ साहब, जो फौजें आपकी जो होती हैं वो बड़ा प्राउड फील करती हैं कि जी हम पास आउट कर रहे हैं, इतने साल हमने ट्रेनिंग ली है, इतने साल हम नेवी की, एयरफोर्स की, स्पेस की, जो भी नई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की। लेकिन सबसे घटिया हरकत ये होती है कि आप दहशतगर्दी की, आप ये कहेंगे बलूचिस्तान में ट्रेन उड़ा दो,
या वहाँ पे जाके पुलिस वालों को मार दो। मतलब ये इससे ज़्यादा बड़ी बुजदली कोई नहीं है। ये पानी रोक दो, ये मैंने कहा ना, गज़ा का फुटप्रिंट चूँकि यहाँ पे इसराइल का फुटप्रिंट आता रहा है आरएसएस में, तो ये इस तरह की हरकतें करके, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। अफगानिस्तान के साथ आपके सफारती ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, साथ ही जो है ये मामला हो रहा है। अब आ जाएं आप तीसरे इशू पे। तीसरा इशू ये कि कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस्तांबुल में, और इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मुज़ाकरात कौन से हैं? होने जा रहे हैं रशिया के और यूक्रेन के दरमियान, जिसमें अमेरिकन नहीं है। पहले तो अमेरिकन पहुंचे हुए थे, कल भी जो मैंने बात की थी अमेरिकन बड़े खुश खुशी पहुंचे हुए थे, लेकिन कल जो है वो वहाँ पर अमेरिकन नहीं होंगे। उनकी तरफ से जो है वो रुस्तम उमरयोव पहुँचेंगे यूक्रेन की जानिब से, और रशिया की तरफ से जो है वो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे, और उनके जो हैं वो जो व्लादिमीर मेलिंस्की भी होंगे। तो वो सारे उनके लोग होंगे, जो पहली टीम थी वो सारे होंगे। कल का फ़ायदा कुछ नहीं होगा। कल के मुज़ाकरात का गालिबन इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, सीज़ फायर नहीं होगी। सीज़ फायर इसलिए नहीं होगी कि तेज़ी के साथ प्रेसिडेंट पुतिन आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। ओडिशा बड़ी हद तक उनके हाथ में चला गया। अगर आप यूक्रेन का नक्शा देखें तो ओडिशा जो है वो आपको एक और नीचे साहिल कोस्टल लाइन पे ओडिशा आपको नज़र आएगा। और वक्फे में जाने से पहले मैं सिर्फ आपको एक और बात कहूँ। एक मुल्क है जिसका नाम है सर्बिया, इसको साइबेरिया से नाम मिलाएं। सर्बिया है लैंडलॉक कंट्री, और सर्बिया उन मुल्कों में से है जो यूगोस्लाविया जब टूटा था तो सर्बिया उसमें से जो बहुत सारे मुल्क निकले थे उसमें से एक सर्बिया भी था। क्रोएशिया, सर्बिया, ये बोस्निया हर्जेगोविना, कोसोवो से उनका है, फिर अल्बानिया से उनके मसाइल चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि ये वो है जहाँ बेलग्रेड जिसका। अब जनाब उनकी जो रशिया की जो इंटेलिजेंस है, रशियन गवर्नमेंट ने नहीं, इंटेलिजेंस सर्विस ने, इनके जो प्रेसिडेंट हैं सर्बिया के, वो विक्ट्री परेड में भी थे और वो बहुत ज़्यादा प्रो रशियन है, प्रो मॉस्को है बहुत ज़्यादा। ये ईयू का हिस्सा नहीं है सर्बिया, ना ही ये नेटो का हिस्सा है, तो ये बहुत ज़्यादा। लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंस है रशिया की, उसने एक रिपोर्ट शाये कर दी है कि जिन मुल्कों ने खामोशी से रशिया के खिलाफ असलहा दिया था यूक्रेन को, उसमें से एक सर्बिया भी था। ठीक है, उसमें से एक मुल्क सर्बिया भी था। तो सर्बिया के ऊपर जो है उन्होंने वो तहकीकात शुरू कर दी हैं। अच्छा, अब इसमें सर्बियन मॉनिटर ये कह रहा है कि सर्बियन मिलिट्री 16th सर्बियन मिलिट्री इंडस्ट्री शूटिंग रशिया इन द बैक, सेज मॉस्को इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स। सर्बिया में थरथली फैली हुई है कि वो उनकी तरफ से जो है वो उन्होंने कहा है कि मॉस्को की इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा है कि सर्बिया ने बैक स्टेप किए हमें, क्योंकि ये यूक्रेन को असला दे रहे थे। ब्लूमबर्ग, रशिया एक्सक्यूजेस 17th, रशिया एक्यूजेस सर्बिया ऑफ बैक स्टेपिंग बाय हेल्पिंग आर्म यूक्रेन। दोस्त इनका था। अब आप पुतिन की पर्सनैलिटी देखें, विक्ट्री परेड में भी पहले से रिपोर्ट, लेकिन रिपोर्ट अब आ रही है सामने किस किस ने क्या क्या किया था। अच्छा, उसके बाद जो ये 15 स्लाइड, ये वहाँ का लोकल सर्बिया का प्रेस है, गज़ीता एक्सप्रेस, वही कह रहा है कि यूसिक, उनके जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर यूसिक, इन पैनिक आफ्टर रशियन एक्यूजेशन आई विल ऑर्डर द टर्मिनेशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल इन वेपन्स फ्रॉम सर्बिया। अच्छा, बाहर की सेल हम फौरी तौर पर रुकने जा रहे हैं। अच्छा, और तो उसमें इशू ये सारा कि वो ये कह रहे हैं कि पोलैंड, बाकी मुल्क, इनके थ्रू अफ्रीका से आगे पीछे कंप्लीट प्रेसिडेंट पुतिन के पास वो लिस्ट है कि सर्बिया से भी गया है, और सर्बिया तो दोस्त था, तो यूक्रेन को भी असला। अब ये चीज़ें आगे आनी शुरू हो गई। पुतिन भूलता नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन ने वो बर्लिन वॉल गिरते देखी है, ठीक है, एज अ KGB ऑफिसर। ये इस वक्त उन्होंने रिपोर्ट करके, तो सर्बिया बिल्कुल पैनिक है, माफ़ी तलाफ़ी आ गए, तो जाने देंगे, वो प्रेसिडेंट पुतिन करेंगे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट ज़रूर लीक कर दी कि हमें पता है। दूसरी जो बात है वो ये है, तो कल कुछ होने नहीं जा रहा, कल इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, सीज फायर भी नहीं होगी। ये आगे बढ़ेंगे, कौन? प्रेसिडेंट पुतिन और रशियंस आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जब ये अपने मकासद हासिल कर लेंगे खास जगह तक, तो फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इनकी मीटिंग टर्की में गालिबन तय होगी, जिसमें ज़ेलेंस्की भी, यानी कल इतना लो लेवल हो रहा है, कल अमेरिकन ही नहीं, कोई है ही नहीं कल, नो वन इंटरेस्टेड। सीज फायर में वो 30 दिन करो, वो कह रहे हैं नहीं होगा, ये हमने शराइत दे दी, वो शराइत ही होंगी कि मानो सारी ये
जगह हमारी हैं और नेटो में नहीं, और रिटर्न ये सारा दो, इसके ऊपर ज़ेलेंस्की करते हैं, ज़ेलेंस्की को मार देगी, ज़ेलेंस्की को फौज मार देगी कि तुम सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करके आए हो। तो ये जो है ना सारी पिक्चर बन रही है। और साथ ही उधर गजा से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं, और खबरें आप ज़रा वक्फा लें फिर उसके बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीटीआई की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। जी, ये देखते हैं कि किस तरफ जाती है तहरीक। एक दिन चलती है, 2 दिन चलती है, क्या इसके नतीजे निकलते हैं। लेकिन मैं ज़रा पूरी जो दुनिया की सूरत हाल है ना वो पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रही है। पहली बात तो ये हो गई कि ये एक्सपर्ट्स हर जगह आगे आ रहे हैं, अपने अपने कामों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आगे आ रहे हैं ग्रेजुअली। और जो रवायती पॉलिटिक्स है वो मुझे बताएं ना कि वो इस वक्त मतलब बहुत कुछ हो रहा है। वो राइट विंगर, सेंटर ऑफ द राइट, इत्तेहाद, आगे पीछे पार्टियां बन रही। यूरोप का देखें ना क्या हाल हुआ हुआ। एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं वहाँ पर, जो प्रॉपर आपके जो अपनी अपनी फील्ड्स के जो माहिरीन हैं वही अपना काम कर रहे हैं। बरतानिया में अगर कोई बैंक चला रहा है, कोई चांसलर है, तो वो वही शख्स होगा जो मुकम्मल तौर पे, वो किसी को उठा के चांसलर नहीं बना देंगे, जिसका कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होगा, अपने काम से, अपने शोबे से वो उसका ताल्लुक होगा। बाकी बहुत से एमपीज़ होंगे, वो अपने इलाके की खिदमत करेंगे, लोगों से राब्ते में रहेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये है कि ये ग्रेजुअली जो है ये एक्सपर्ट्स का, और मेरिट की बुनियाद पे, जिसको चाइना में मेरिटोक्रेसी कहते हैं, मेरिट के ऊपर आप आते हैं तो अकाउंटेबल भी होते हैं कि भाई एक मिनट आप तो एक्सपर्ट थे इस काम के, आपको आता ही नहीं। अच्छा, अब आ जाएं प्रेसिडेंट मैक्रों पे। प्रेसिडेंट मैक्रों जो हैं उन्होंने जो है वो ये कहा वहाँ पर स्पीच के दौरान कि मगरिब की जो पॉलिसीज़ हैं वो गज़ा और यूक्रेन के ऊपर वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई कि कोई किसी किस्म का असूल नहीं है। और प्रेसिडेंट मैक्रों जो हैं वो सऊदी अरेबिया और अरब ममालिक के साथ वो अगले चंद दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जहाँ हो सकता है फ्रांस फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इनकार का ऐलान कर दे। अच्छा, अब ये जो किसी भी वक्त ऐलान हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया, हमने वो मुआहदा कल डिस्कस भी कर लिया था कि उसमें वो मुआहदा जो है वो, उसमें हमास अपनी जगह मौजूद है, हमास मौजूद है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हमास और इस्लामी जिहाद की आपस में बात हो रही है। अच्छा, इन्होंने क्या प्लान किया? इन्होंने प्लान ये किया कि हम गज़ा को छोड़ते हैं, और गज़ा में ठीक है, गज़ा पे स्टीव वित्कॉफ ये वो साहिल है वहाँ पे सारा, और हमारी जो जगह है वो सारी की सारी वो तो है बैतुल मक़दस, वो तो मगरबी किनारा, वो जो मस्जिद अक्सा, वो तो मुस्लिम क्वार्टर। तो अब जनाब क्या हुआ कि जो अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं जिनको लीड कर रहे थे सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, वो उनके साथ इजिप्ट के वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ यूएई के वज़ीर ख़ारजा, कतर के वज़ीर ख़ारजा, सारे के सारे जो अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन सब ने कहा, अचानक ऐलान कर दिया कि हम मगरबी किनारे का दौरा कर रहे हैं और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ेंगे। गजा का तो मामला हल होने जा रहा है ना जैसे तैसे। अब हम इनकी तरफ से ऐलान हो गया, ये 1967 के बाद पहला मौका कि सऊदी अरेबिया के कोई वज़ीर ख़ारजा जो हैं उस इलाके उस जगह कदम रखें जिस जगह पे जो इसराइल के पास है, रमल्ला। 67 से पहले जाते थे, लेकिन 67 के बाद से कोई सऊदी अरेबिया की शख्सियत मानी गई। इनकी तरफ से ऐलान हो गया, अब वहाँ हो गया हंगामा। इसका मतलब यह है कि जो अरब ममालिक हैं या मुसलमान ममालिक हैं वो इस बात पर भी कायल कर चुके हैं, और कि सिर्फ गजा का मामला नहीं है, ये मगरबी किनारा भी है। और वहाँ महमूद अब्बास गालिबन इनके होस्ट थे, इंतज़ार कर रहे थे। इसराइल ने पाबंदी लगा दी कि यहाँ पर कोई अरब मुल्क का आदमी नहीं आएगा। यूएई के वज़ीर ख़ारजा समेत, उन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा समेत जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात, सब इकट्ठे होकर जा रहे थे। तो ये सारे सीरिया में इस वक्त। सीरिया, मैंने आपसे कहा ना कि टर्की जो है वो उसने कभी तबीयत साफ़ करनी हुई आगे फ्यूचर में तो वो अहमद शरा के ज़रिए करेगा, और सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्क जो है अहमद शरा को आगे करेंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट मैक्रों ने जो बात की ना, तो आगे से प्रेसिडेंट मैक्रों ने कहा कि ये गजा का कत्लेआम बंद करो, और ये सारी प्रेसिडेंट मैक्रों तो उसके ऊपर इनके इसराइल की तरफ से, क्योंकि ये फंस गए ना। मैंने कहा ना, अच्छा इसको कोई कैंसर वगैरह डायग्नोज हो गई है, नेतन्याहू की कोई थेरेपी चल रही हैं, अभी तक ऑफिशियल नहीं अनाउंस हुआ, लेकिन कोई
कैंसर या कोई ऐसी चीज़ को डायग्नोज हो गई है जो बड़ी कोई जिसको सीक्रेट वहाँ पे रखा जा रहा है। जब तक ऑफिशियल कोई ऐलान नहीं होता तो मैं भी इस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन यह है कि कोई बड़ा मुजीब मर्ज इसको उसके बारे में बात हो रही है कि काफ़ी आगे जा चुकी है बीमारी, अगर ये खबरें दुरुस्त हैं। लेकिन क्योंकि बार बार हॉस्पिटल 2-3 दफ़ा ले जाया गया है खामोशी के साथ, तो इससे वो वहाँ पे बात फैल रही है। अब जनाब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका भी अब आगे अरब ममालिक और मुसलमान ममालिक ने किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की मगरबी किनारे पे, जहाँ बेशुमार हज़ारों की तादाद में बैठे हुए हैं यहूदी सेहूनी आबादकार, तो ये सारे जा रहे थे वहाँ पे नमाज़ पढ़ने। अच्छा, मैक्रोन ने कह दिया कि फ़लस्तीन, तो यहाँ से जो नेतन्याहू की जो टूटी फूटी हुकूमत, ये जो भी उनका, क्योंकि कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया कि आज या कल में मैं ऐलान करने वाला हूँ, रात को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कह दिया था। तो उसमें ये हुआ कि इन्होंने कहा कि ये क्रूसेड, ये तो जो मैक्रोन बात कर रहा है क्रूसेड है। मैंने कहा ना, तारीख में कभी कभी ऐसे होता है कि आप फिक्स और तारीख के जो को आप सामने ना लाए ना तो मौजूदा हालात समझ नहीं सकते। मैं क्यों ये बात बार बार कहता हूँ कि इंडिया जो है, इंडिया ने देखें पूरी दुनिया में अपने वो उधर कोलंबिया भेज दिया, उधर पनामा भेज दिया, पूरी दुनिया भेज दिया, कहाँ नहीं भेजे अपने वफूद, आपको पता है? आसियान कंट्रीज में, आसियान कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में, जहां पूरी इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो इंडिया को कहा हुआ है अमेरिका ने, वहां इनका कोई वफ्द ही नहीं गया। कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं, किसी को हमें फ्रांस जाना है, हमें स्विट्जरलैंड जाना है, हमें जर्मनी जाना है, हमें सैरें करनी है इधर की उधर की, सारे वो बोल बाल के वापसी, ये उन मुल्कों में नहीं गया, इनको कोई वफ्द नहीं गया। अच्छा, अब इशू ये सारा कि जो मैंने आपसे कहा ना, जैसे नई दिल्ली में बैठे हो तो आपके नई दिल्ली में हमेशा पाकिस्तान आता रहेगा, पाकिस्तान आता रहेगा, पाकिस्तान आता रहेगा, क्योंकि हमला हमेशा इस तरफ से मगरिब से हुआ है, चाहे आरियंस हों, चाहे तुर्क हों, चाहे वो कोई गजनवी हों, चाहे वो गौरी हों, वो हमेशा इधर से आए ना घोड़ों पे। तो इसलिए जहन में जो है वो यही है कि यहाँ से जब भी हमला होगा यहाँ से होगा, क्योंकि मंगोल तो कर नहीं सकते थे, ऊपर से आ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर तो हिमालय पहाड़ थे, एक नेचुरल हिफाजत थी ना, वॉल, तो शुमाल से तो कभी नहीं आ सकते थे वो। तो अब ये हुआ है सारा मामला। तो पहले तो बहुत बड़े पहाड़ थे, हिमालय पहाड़ पूरे तिब्बत के, तो वहाँ से इन्होंने सोचा भी वो, उन्होंने जब भी आना होता था वो ऊपर से जाके फिर हमला आवर यहाँ से होते थे। तो इनकी नज़र हमेशा यहाँ रहती है, तो बाकी वो उस तरफ देखते ही नहीं है कि भाई कोई साउथ ईस्ट भी है, कोई ये भी, कोई दिलचस्पी भी नहीं है, क्या बोरिंग जगह है यार, मणिपुर में छोड़ दो, कौन जाएगा उधर, चिंची करके मजाक उड़ाते हैं उनका, वहाँ के लोगों का। तो वहाँ जो इश्यूज़ हैं वो दुनिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, तो मैंने कहा ना हिस्ट्री में अब इन्होंने अचानक ये जो यहूदी बैठे हैं, ये जो सेहूनी बैठे हैं, इन्होंने कहा ये क्रूसेड। क्रूसेड इन्होंने क्यों कहा? क्रूसेड का मतलब है सलीबी जंग, ठीक है। तो पहली सलीबी जंग जो हुई, ये तो मुसलमान मौजूद थे ना यहाँ पे, फतह हो गया था यरूशलेम, उधर क्रूस जो है वो बैठे हुए थे, उनके पोप अर्बन जो हैं, उन्होंने कहा 1096 में कि जनाब ये यरूशलेम को फतह करना है, ठीक है। तो वहाँ से फ़ौजें चलीं और वो फ़ौजें चलते चलते यहाँ पे पहुँची और पहली सलीबी जंग हुई। और पहली सलीबी जंग जो है वो 1096 से लेके 1099 तक वो जारी रही, 1096 से 1099 तक जारी रही। और ये पहली सलीबी जंग थी जिसमें उनको फतह हासिल हो गई। फिर दोबारा कमबैट हुआ और मुसलमानों ने आगे वो जो इनके शहर वहर थे उन पर कब्ज़ा कर लिया, फिर इनके हाथ से निकल गया। फिर दूसरी सलीबी जंग हुई, दूसरी वो हुई 1144 में कब्ज़ा हो गया था, मुसलमान वापस आ गए थे। तो 1149 तक दूसरी सलीबी जंग हुई, उसमें मुसलमान फतह कर गए। ये नूरुद्दीन जंगी का दौर है। नूरुद्दीन जंगी थे उस वक्त। नूरुद्दीन जंगी वो जिनको हम याद करते हैं तारीख़ में, जिनको ख्वाब आया था, मदीना मुनव्वरा के हवाले से ख्वाब आ रहे थे कि वहाँ पे यहूदी एक सुरंग बना रहे हैं और साजिश कर रहे हैं, ये वो नूरुद्दीन जंगी। उसके बाद ये हुआ तो मुसलमान यरूशलेम में रहे। फिर तीसरी सलीबी जंग हुई। तीसरी सलीबी जंग जो है उसमें 3 जो है ना वो 3 किंग्स ने हमला किया, जिसमें लॉयन हार्ट, ठीक है ना, रिचर्ड द लॉयन हार्ट जो आगे और रोमन, ये इंग्लैंड के रिचर्ड द लॉयन हार्ट,
और इंग्लैंड से ये, और उसके बाद फ्रांस, और साथ उसके रोमन, 3 सल्तनतों की तरफ से हमला हुआ। और मुकाबले पे यहाँ पे तीसरी सलीबी जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी, ठीक है। तो तीसरी जंग अजीम में, तीसरी सलीबी जंग में भी उनको शिकस्त हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चौथी सलीबी जंग करते, फिर आते हैं, फिर आए दोबारा। लेकिन फिर जब यहाँ पहुंचे तो उस वक्त तक वो ऑर्थोडॉक्स चर्च अलग हो चुका था कैथोलिक के साथ। तो इन्होंने कहा इसको छोड़ो, पहले जाके कुस्तुनतनिया पे हमला कर दो। उधर जाके उन्होंने कुस्तुनतनिया पे हमला करके उधर वो बाजंतीनियों की और इनकी लड़ाई शुरू हो गई आपस में। तो बाद में वो इधर का रुख ही नहीं। अब ये जो, अच्छा ये सेऊनी कहाँ से आ गए, यहूदी ये कहाँ से आ गए? इसराइल तो था ही नहीं उस वक्त। अब ये बैठे बैठे कह रहे क्रूसेड, क्योंकि उधर से EU बात कर रहे हैं ना। अब यूरोप के लोग बात कर रहे हैं ये फ़लस्तीनी रियासत के लिए, क्योंकि यूरोप के लिए बात कर रहे हैं। तो इनको अचानक, ओ भाई ये मुसलमान थे यहाँ पे यरूशलेम में, यरूशलेम फतह हो चुका था हज़रत उमर फारूक के दौरान। ये अजीबो गरीब बात करते हैं। ये कहते हैं क्रूसेड है क्योंकि यूरोप से लोग आ रहे हैं और यरूशलेम में हमला कर रहे हैं। आप कहाँ थे भाई? यहाँ तो मुसलमान थे, यहाँ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो इन्होंने जनाब वो मैक्रों को याद दिला दिया कि जी आप, क्योंकि फ्रांस भी था और बरतानिया भी था, तो आप इसलिए वो सलीबी, इसको क्रूसेड का नाम दे रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि ये इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। इस वक्त तक ये टोटल आउट थे, इतना आउट थे कि इन्होंने कहा गजा जा रहा है तो जा रहा है। हम यहाँ पर अब मजीद 22 आबादियाँ इन्होंने मजीद बना दी थी जो मुस्लिम क्वार्टर के अंदर। ये मस्जिद अक्सा में जाके नारे लगा रहे थे अरबों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। इनको कुछ नहीं पता, इनको ये भी नहीं पता, यहाँ तक भी इनको नहीं पता कि जो बात हुई है स्टीव विटकॉफ की और हमास की और अरब ममालिक की, सारी बात हुई है, वो 2 रियासतें बनेगी तो गजा की रियासत नहीं होगी, उसमें फ़लस्तीनी रियासत होगी। गजा की कौन सी रियासत होगी? एक गजा की रियासत होगी तो एक मगरबी किनारे की रियासत होगी। एक रियासत होगी फ़लस्तीनी रियासत, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम होगा। ये है सारा आगे मामला, जिसके ऊपर ये लोगों ने पता नहीं कई इतनी दहाइयों में कितने लोग इसमें शहीद हुए, जाने दिए हैं कितने लोगों ने, और कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगियां इसमें जेलों में और जिंदा खानों में गुजारी हैं और आज भी गुजार रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था उनके लिए। ये आज कल में किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा आज या कल मैं अनाउंस कर दूंगा, स्टेटमेंट दे दूंगा, और हमास भी रेडी हो गया। और हाथी के पाँव में सबका पाँव, नेतन्याहू बीमार हैं। देखें ना, जैसे वो अचानक वो खबरें आ रही हैं कि जो इलॉन मस्क हैं, वो इलॉन मस्क जो हैं वो नशावर अद्वियात लेते थे। पता चल रहा है कि वो जो है वो मुख्तलिफ दवाइयाँ लेते थे, एक्टिसी और ये वो सारी वो इस्तेमाल करते थे, और उनके अपने पास एक डब्बी रखते थे। और वो इस तरह के जो लोग हैं ना, वो केटामीन भी बड़ी मतलब है कि वो अपने साथ लेके घूमते थे और ट्रैवलिंग में और कामों में। तो ये बड़ी बदकिस्मती है, ये बिलियनर्स और ये इस तरह के लोग ज़्यादा अचीव तो कर जाते हैं, लेकिन ये कि उनका डायग्नोज ये हो रहा है इलॉन मस्क का और बाकी काफ़ी लोगों का कि ये जो है ये नशावर अद्वियात का भी इस्तेमाल करते रहे और हाई रहने के लिए अपने आप को। क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत सारी, जिसमें आइस भी है, ये जो आइस का नशा है ये आपको सीडेट नहीं करती हैं, आपको हाइपर कर देती हैं। आप हाइपर हो जाते हैं, तो हाइपर हो जाते हैं। और तो ये अपने आप को जो कहते हैं ना हाई, मैं बहुत वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि हाई है, मतलब है कि हाई बहुत किसी जो है ना वो बुर्ज खलीफा की छत पे चढ़ जाते हैं ज़मीन से उठ के। तो ये अब पता चल रहा है कि केटामीन को भी करते थे, एक्टिसी को करते थे, बाकी नशे वगैरह सारे करते थे। और काफ़ी ज़्यादा 20 पिल्स का एक छोटा सा डब्बा इनके साथ रहता था हर वक्त। 20 पिल्स लेते थे जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे मामला सारे हो रहे हैं, लेकिन इंतज़ार हो रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल ये बात कर दी। इलॉन मस्क के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उसमें उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कह दिया कि मैं आज या कल में ऐलान करूँगा इसका। और उन्होंने फिर जिक्र किया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़फायर मैंने करवाई। ये मेरे ख्याल से ये 9वें या 10वें दफ़ा कह चुके हैं। वक्फे पे जाने से पहले मैं एक बात और कर दूँ। जापान की बात हो रही है ना कि जापान के साथ इत्तेहादियों के साथ, तो उनका है एक निपॉन स्टील। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्टील बनता है, अगर हम ये एक पिक्चर उसकी जल्दी से दिखा सकें, तो सबसे ज़्यादा जो स्टील तैयार होता है दुनिया में वो तैयार होता है चाइना में। 3rd स्लाइड अगर हम देखें, चाइना में सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद जापान में भी बहुत होता है। ठीक है, अगर हम 3rd स्लाइड देखें तो चाइना ही हमें आगे नज़र आता है
और फिर हमें फोर्थ स्लाइड देखें तो स्टील सबसे ज़्यादा हमें फिर चाइना नज़र आता है, बाकी मुल्क नज़र आते हैं। अब उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है निपॉन स्टील। अब निपॉन स्टील का इशू ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कह दिया कि जितना भी स्टील आ रहा है बाहर से, उस स्टील के ऊपर जो है मैं 50% फॉरेन स्टील के ऊपर जो है मैं करूँगा, टैरिफ लगाऊंगा 50%। अच्छा 50% अगर वो लगा देते हैं इस पे टैरिफ, और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी अच्छी डील हो गई है निपॉन स्टील से। अब डील में क्या वो, क्योंकि वहाँ पे यूएस स्टील वाले मुजाहरे कर रहे हैं कि ये स्टील यहाँ पे आगे लगेगी तो हमारा क्या होगा, तो उन्होंने उनसे खिताब करते हुए कहा कि नहीं आप लोग भी खैरियत सब ठीक रहेंगे। लेकिन इशू ये है कि वो स्टील जो है निपॉन, वो कह रहे हैं कि ये मैं इसके ऊपर काबिज हो चुका हूँ और ये जो है ये अब हमारा हो गया है और अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। अच्छा ये 52nd देख रहे हैं, ट्रम्प प्लेजेस टू डबल टैरिफ ऑन फॉरेन स्टील एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। जितना स्टील और एल्यूमिनियम बाहर से आ रहा है उसके ऊपर 50% उन्होंने कहा कि मैं टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। और ये मामला बड़े अरसे से चल रहा है। ये जो है ना, ये कभी कहते हैं कि ये स्टील हमारा हो गया है, यूएस स्टील 27 देखें, यूएस स्टील एग्रीज टू टेक ओवर बाय निपॉन स्टील। फिर बाइडन आए 28वीं देखें तो बाइडन ने कहा यूएस स्टील मस्ट स्टे डोमेस्टिकली ओन्ड, निपॉन स्टील उनको लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता। वो एक अजीब खिचड़ी पकी हुई है ये निपॉन स्टील के हवाले से भी, कि इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि ये हमारे मुल्क में आ जाए स्टील किसी तरह। लेकिन 50% टैरिफ लगाने से क्या हुआ, एनडीटीवी 51st 50% टैरिफ लगाने से, क्योंकि इंडिया में भी स्टील पैदा हो रहा है ना, इंडिया में भी स्टील तैयार होता है काफ़ी, तो 50% स्टील लगाने से इंडिया को $6 बिलियन का टीका साथ ही लग गया। अच्छा किस्सा बात चल रही थी निपॉन की, उन्होंने सारे एल्यूमिनियम पे उस पर लगाया, लेकिन ये है कि ये साथ ही जो है वो उन्होंने रगड़े में आ गया इंडिया भी। अब सवाल ये है कि ये यहाँ से बात कौन करेगा। मैं सिर्फ ये इंतज़ार करूँ, पाकिस्तान से डेलीगेशन जा रहा है टैरिफ से बात करने, इनकी तरफ से बात कौन करेगा। जो भी जाएगा तो उसको वो बिठा के सामने उससे नहीं कहेंगे कि तुमने जंग रुकवाई है तुम्हारी और जंग बंदी करवाई है और ये अच्छा असला ख़रीदो। सारे मुल्क पैती हेक्सेट जो असल बात करके गए हैं, पैती हेक्सेट की बात ही असल ये थी कि सारा का सारा जो है वो आपको अपना ख़र्चा खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसी तरह से जिस तरह से बहुत अच्छे बच्चे जो यूरोप में बैठे हैं उन्होंने जो है वो ये मैं यहाँ पर आपको कोट कर देता हूँ, जो है गार्डियन फर्स्ट स्लाइड, पैती हेक्सेट कॉल्स ऑन एशिया टू बूस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग इन फेस ऑफ इमिनेंट थ्रेट फ्रॉम चाइना। अपना अपना खर्चा बढ़ाओ, पैसा खर्च करो, यानी हमसे असला खरीदो। और जो स्टेट टाइम्स है सेकंड, पेंटागन चीफ टेल्स एशियन एलाइज रेज डिफेंस एक्सपेंडिंग टू 5% लाइक यूरोप। जैसे यूरोप ने किया वैसे तुमने भी करना है। और चूंकि खतरा चीन से है, ठीक है, तो असला खरीदना फिर किससे, हमसे खरीदना है। और गोल्डन डोम भी आपको उसमें भी देंगे। गोल्डन डोम जो है ख्याली है, वो पता नहीं 2028-29 तक बनेगा, उसमें भी इलॉन मस्क बहुत सारी पार्टियां घुसी हुई हैं। तो ये जो है, अच्छा अरब न्यूज़ ने इसको काफ़ी प्रोमिनेंटली दी है। 6th अरब न्यूज़, इंडिया लॉस 6th स्लाइड, इंडिया लॉस फाइटर जेट्स इन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, इंडियन डिफेंस चीफ कंफर्म्स। और मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझे पता ज़्यादा हो चुका है, और इसराइल का मीडिया भी लगा रहा है इस खबर को। 7th, इंडिया एडमिट्स पाकिस्तान सक्सीडेड इन डाउनिंग अवर फाइटर जेट्स इन अर्ली मंथ क्लैश। अब ये पूरी दुनिया में, क्योंकि उनके ज़ाहिर है उनके डिफेंस चीफ ने बात कर दी। अच्छा इसमें जो एक और बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि जब आप मज़हब ये सारी ये इनके आर्मी चीफ की एक तस्वीर है, ये मिल रहे हैं वहाँ पे किसी आरएसएस के कोई पंडित हैं या जो भी हैं खुदा जाने। अच्छा इनके हाथ में जो है ये, इसको MACMS कहते हैं, ये पुराने दौर में ये इस्तेमाल होता था जंगों में। अच्छा आप रंग देखें तो सेफ्रॉन का रंग है, यानी वो मुकम्मल, यानी इसमें ये फौजें इस्तेमाल करती थी, वो तलवारों से नहीं
तलवारों की जगह, और ख़ास उसको मेसी कहते हैं, MACE के नाम से मेस। और ये जो है ये मिडल एज, अब अभी भी चर्च वगैरह में इसको एक सिंबल के तौर पे या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या कुछ चर्च वगैरह में इसको जो मुख्तलिफ लोग हैं वो अलामत के तौर पे इसको लेके चल रहे होते हैं, रखा होता है MACE में, ये हथियार के तौर पे उसको इस्तेमाल होता था। अब ये उनके आर्मी चीफ हैं, ये उनके आर्मी चीफ हैं, ये पहुंचे हुए एक जगह, वो भाला लेके इनके पीछे RSS के लोग खड़े हैं सारे सैफरों के, और इनके गले में डाला। ये तो इसकी यूनिफॉर्म, ये तो आपको पता है ऐसा यूनिफॉर्म पहन के मोदी जी भी जा रहे हैं जलसों में, वो भी इसी किस्म के कपड़ों में जा रहे हैं, वो भी इसी किस्म के होलिये में जा रहे हैं, मोदी जी भी यूनिफॉर्म में, वो जलसों से खिताब कर रहे हैं, वो भी यूनिफॉर्म में कर रहे हैं। पता नहीं हम अभी पिक्चर जल्दी निकाल सकते हैं कि नहीं। वो उनकी जो तस्वीरें लगी हुई हैं ना मुख्तलिफ बिल बोर्ड्स पे या इश्तिहारों में छप रही हैं, वो मोदी जी ने उसमें यूनिफॉर्म पहना हुआ है। अच्छा, लोगों को मैं लड़ूंगा, तो लोग खुश हो रहे हैं कि शायद यही लड़के आ रहा है। मतलब एक अजीब किस्म की दुनिया में वो चले गए हैं, और उनके जो डिफेंस चीफ है वो कह रहे हैं कि जी हमारे जहाज़ गिर गए पूरी दुनिया के सामने। तो ये मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ये बलूचिस्तान के मामले भी हल होंगे, और असल इश्यूज़ अपनी जगह हैं। कश्मीर का मामला, मकबूजा कश्मीर, और अब तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है ना मकबूजा कश्मीर, और कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो तो एक अरसे से हमें बुला रहे हैं कश्मीर के लोग पाकिस्तान में। और तो कश्मीर का मामला अपनी जगह है, दो कौमी नज़रिया दोबारा उभर के सामने आया है। लेकिन मैंने आपसे बात की ना कि जो एक हमें चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें एक करती हैं, उन एक करती हुई चीज़ों पे जो है हमें, और उसमें कोई जंगें या जल्जले ही नहीं है, उसमें और भी बहुत कुछ है जो हमें एक करते हैं, मामलात जो हमें यकजा करते हैं, हमें उन पे रहना चाहिए बजाय इसके। और एक्सपर्ट्स को हमें आगे करके मुल्क को बढ़ाना चाहिए, पॉलिटिशियंस हों, नॉन पॉलिटिशियंस हों, अपने कामों के एक्सपर्ट्स हों, ताकि वो आगे ये जेन जी को और जेन अल्फ़ा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी और बाकी सारे, उनको आगे वो लेके चलें, बजाय इसके कि हम खोखले नारेबाजी करते रहें और ट्रक की बत्ती के पीछे लोग लगे रहे। इस पार्टी में था, फिर मैं उसमें था, फिर मैं इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया, आता था ठीक है, इतना मेरा कमीशन है, इतनी मेरी सड़कें मैं इतना पैसा खाता हूँ, ये अकाउंटेबिलिटी। तो मेरा ख्याल से एक्सपर्ट्स की प्रेजेंस में, चूँकि अब देखें उस दिन अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती टेक्निकल हो जाती तो एक्सपर्ट्स बैठे थे ना, उनसे सवाल होता कि आपने ये गलती कैसे की, वो अकाउंटेबल होती है ना। तो ये जो, तो इसी में से फिर ये सिस्टम ग्रेजुअली आपको आगे आता नज़र आएगा कि वो जो टिपिकल एक वेस्टर्न सिस्टम था, अब चाइना आगे आ रहा है, चाइना कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वहाँ पर भी बहुत आगे मामला गए हैं, लेकिन वो चिक चिक बग रोज़ रोज़ के नहीं है। और वो चूँकि नहीं इन दोनों में हुई तो हमने जंग जीती और हम पूरा मुल्क आपको एक जगह नज़र आया। इसी में से फिर ये मेरा ख्याल है कि बाकी जो सियासत है वो भी इसी में से निकलेगी इंशाल्लाह। खैर इसमें से बरामद होगी, लेकिन इशू इस वक्त सिर्फ ये है कि ये पूरा जो सिस्टम है ना, जो 1945 के बाद वाला, जो हमारे मुल्क में 1985 का सिस्टम है, ठीक है ना, ये इसी में कहीं तहलील हो गया, ठीक है, इसी में कहीं गायब हो गया। और अब आगे क्या सूरत निकलती है कैसे, और हमने एक स्ट्रेटेजिक फ़ैसला किया है इस महीने, सबसे आम बात, हमने स्ट्रेटेजिक फ़ैसला किया है कि हम चाइना की तरफ चले गए। चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया के साथ हमारा कोई, सॉरी अमेरिका के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, वो तो ट्रम्प हमारे बहुत इस वक्त वोकल हैं पाकिस्तान की फेवर में, लेकिन ये है कि चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया इंडो पैसिफिक में किसी को भेजा ही नहीं, किसी को फिलिपीन भी नहीं भेजा, किसी को जापान में, कोई उधर, मुझे बहरहाल मैं क्या कहूँ, अब इनको खुद एहसास होना चाहिए मोदी जी को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। डॉक्टर साहब अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।